मार्केट कितना भी हाई हो या कितना भी हाई रिटर्न उसमें आपको मिल रहा हो, लेकिन जब बात आती है बच्चों के फ्यूचर की, तो हर पेरेंट ये सोचता है कि एक सरकारी स्कीम होनी चाहिए जो कि पूरी तरह से सेफ़ हो। पूरी तरह से सेफ़ होने का मतलब कि उसमें गारंटीड रिटर्न्स आपको मिल रहे हों। अगर आपकी भी गर्ल चाइल्ड है तो आपको 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे दिख रहे होंगे जो कि गारंटीड रिटर्न्स देते हैं। सबसे पहला है कि पीपीएफ अकाउंट, दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। आप चाहें तो पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट दोनों में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों में से मैं कोई एक स्कीम चूज करूंगा और उसमें ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो आपको कौन सी स्कीम चूज करनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि कोई भी स्कीम अगर है तो उसका हम सबसे पहले गूगल पे गए और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लिया और जो बेटर रिटर्न्स हमें दे रही है उसे हमने चूज कर लिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मैटर नहीं करता, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट्स में। इस वीडियो में मैं 8 पैरामीटर्स पे सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ अकाउंट को कंपेयर करूंगी। और देखिए, जो बेटर स्कीम है ना वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग होती है। हो सकता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो कि आपके लिए पीपीएफ बेटर हो सकता है दूसरे आदमी की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो कि उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बेटर हो। तो जो मैं ये 8 पैरामीटर्स पे दोनों स्कीम्स को कंपेयर करूंगी, उससे आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी क्या कंडीशन है और आपके लिए कौन सी स्कीम बेटर होगी। पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में सिमिलैरिटीज क्या क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ये तो आपको पता है कि दोनों सरकारी स्कीम्स हैं और दोनों में गारंटीड रिटर्न होता है। दूसरा ये है कि दोनों में ट्रिपल ई बेनिफिट है। ट्रिपल ई बेनिफिट का मतलब हुआ एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट 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 का क्या मतलब हुआ, जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए वो टैक्स फ्री है, जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो टैक्स फ्री है, और जो मैच्योरिटी पे आप पैसे विड्रॉ करते हैं वो भी टैक्स फ्री है। तो इसलिए इसको ट्रिपल ई कैटेगरी में रखा गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी मान लीजिए आपने 7.1% पे पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर आप 15 साल बाद उसे विड्रॉ कर रहे हैं तो 15 साल तक 7.1% ही रहेगा। गवर्नमेंट इसे चेंज करती रहती है, क्वार्टरली इसे रिव्यू करते हैं और ये चेंज होते रहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और चेंज होने के बाद जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल होता है। तो ये 5 सिमिलैरिटीज़ हैं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की। अब हम दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस में अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे मैंने दोनों को डिफरेंशिएट किया है, और आप हर पैरामीटर में ये देखिए कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। पैरामीटर 1 है एलिजिबिलिटी का। अब आप देखिए सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अब ये आप जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेटर रहेगी। तो पीपीएफ अकाउंट में आप इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। सुकन्या समृद्धि योजना को सिर्फ आप ऑफलाइन मोड में ही ओपन करा सकते हैं, मतलब या तो आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जाके इसको ओपन करा सकते हैं। अगर आपको कोई फर्दर डिपॉजिट करना है तो पीपीएफ अकाउंट में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों अवेलेबल है, बट सुकन्या समृद्धि योजना में आपको हर बार बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जाकर ही इसमें फर्दर डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब पीपीएफ अकाउंट में देखिए एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि कोई भी इसको ओपन करा सकता है, पर सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ गर्ल चाइल्ड ही इसे ओपन करा सकती है। और अगर एक फैमिली में 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं, 2 से ज़्यादा बेटियां हैं, तो मैक्सिमम 2 बेटियां ही इसको ओपन करा सकती हैं। मतलब एक फैमिली में आप मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मतलब अगर आपकी 3 बेटी है, 4 बेटी हैं, तो उससे ऐसा नहीं है कि आप सबका सुकन्या समृद्धि अकाउंट ही ओपन करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड ही एलिजिबल होंगी एक फैमिली में। तीसरा ये है पीपीएफ में नो एज लिमिट। अगर आप एक दिन का बच्चा हो या फिर 60 ईयर्स 70 ईयर्स के हो, आप किसी का भी अकाउंट इसमें ओपन करा सकते हैं। वेयर एज सुकन्या समृद्धि योजना में आप देखिए 1 साल से 10 साल तक की एज ही एलिजिबल है। मतलब अगर आपकी जो डॉटर है उसकी एज 1 साल से 10 साल के बीच में है तो ही आप उसका अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 4th पॉइंट है, अगर आपने माइनर का पीपीएफ अकाउंट खोला है तो वो 18 ईयर्स पे उसको अपने आप ऑपरेट करेगा, और
सिमिलरली सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में भी यही है कि जब 18 साल की आपकी बेटी हो जाएगी तो उसको अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट करना पड़ेगा। पैरामीटर 2 है टेन्योर, मतलब कितने टाइम के लिए आपको पैसा उसमें जमा करना है और कितने टाइम बाद मैच्योरिटी होगी। पीपीएफ अकाउंट में 15 साल का लॉक इन होता है। 15 साल तक आपको हर साल उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होता है और 15 साल के बाद आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना का जो टोटल टेन्योर होता है वो 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। अब कई बार होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 21 ईयर्स में सोचते हैं कि गर्ल चाइल्ड की जो एज है वो सोचते हैं, मतलब जब आपकी बेटी 21 साल की होगी तो आपका अकाउंट मैच्योर होगा। ऐसा नहीं है। जब अकाउंट आपने खुलवाया है, अकाउंट ओपनिंग डेट से आप 21 साल मान लीजिए। कई बार जो कन्फ्यूजन है वो यही रहता है कि लोगों को लगता है कि हमने अगर मान लीजिए बच्चे की एज है आपकी 15 साल, तो 15 साल में अकाउंट ओपन करा दिया तो जब वो 21 साल की होगी तो पैसा आपको मिल जाएगा। तब आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 15 साल, उसकी एज जब 15 साल है तब आपने अगर अकाउंट स्टार्ट किया है तो 15 साल से आप आगे 21 साल मान लीजिए, 21 साल बाद उसकी मैच्योरिटी होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको मैक्सिमम 15 साल तक ही सिर्फ जमा करना है। टोटल टेन्योर 21 साल है, लेकिन आपको जो पे करना है वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल है। पैरामीटर 3 है मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट एंड पेनाल्टीज। देखिए दोनों अकाउंट्स में कुछ मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किए हुए हैं। अगर आप वो डिपॉजिट नहीं करते हैं, जो मिनिमम अमाउंट है, अगर आप वो डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपको कुछ पेनाल्टीज भी पे करनी पड़ेगी। पीपीएफ अकाउंट में जो मिनिमम अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर में वो है 500 रुपये। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आप मिनिमम 250 रुपये जमा करने हैं आपको हर साल। दूसरा है मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख है पीपीएफ में भी और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी 1.5 लाख है। इसको पे करने का भी एक पैटर्न डिसाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि आपकी जब मर्जी हुई आपने पे कर दिया। 1.5 लाख रुपए या तो आप एक साथ पूरा जमा कर दें एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर उसको आप 12 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि 12 से 20 इंस्टॉलमेंट, 24 इंस्टॉलमेंट, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम आप 12 इंस्टॉलमेंट्स में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 50 रुपये के मल्टीपल्स में होने चाहिए। मतलब 50 रुपये या फिर 100 रुपये या 150 रुपये, इस टाइप से आपको उसमें जमा करने हैं। मतलब अगर आप सोचें कि आज आपके पास 70 रुपये आपने जमा कर दिए, नहीं, 70 रुपये नहीं होंगे, 120 रुपये नहीं होंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि जो 50 के मल्टीपल्स में अमाउंट है वो आप सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं। अब देखिए दोनों अकाउंट्स में अगर जो मिनिमम लिमिट है हर फाइनेंशियल ईयर की, पीपीएफ अकाउंट में 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जो 250 रुपये, अगर आप हर फाइनेंशियल ईयर में ये नहीं जमा करते हैं तो उस केस में आपको कुछ पेनाल्टीज पे करनी पड़ेगी। अगर पीपीएफ अकाउंट में आपने 500 रुपये जमा नहीं किए तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और फिर जब आप उसको एक्टिवेट कराने की सोचेंगे, मान लीजिए आपने 2 साल उसमें पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा नहीं करे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जब आपको लगेगा कि आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है तो उस केस में आपने जितने साल मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया वो पे करना है, प्लस जितने साल आपने नहीं जमा किया हर साल की 50 रुपये की पेनाल्टी आपको पे करनी पड़ेगी टू एक्टिवेट द अकाउंट। मान लीजिए आपने 2 साल तक अपना अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया, 2 साल तक आपने 500 रुपये इसमें नहीं जमा किए। जब आप 3rd ईयर इसको एक्टिवेट कराने जाएंगे तो उस केस में आपको 2 साल का 500 रुपये मतलब 500 इंटू 2 और 50 इंटू 2, 500 जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 साल के पे करने पड़ेंगे और जो 50 रुपीज़ है वो पेनाल्टी है, 2 साल की पेनाल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। अब सिमिलरली सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आप देखिए जो मिनिमम अमाउंट है वो 250 रुपये है। अगर आपने 250 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं जमा किए, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं जमा किए, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली लाइक पीपीएफ अकाउंट, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब 3rd ईयर आप सोचेंगे कि आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट कराना है तो उस केस में आप 2 साल की मिनिमम अमाउंट प्लस 2 साल की पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी टू एक्टिवेट द अकाउंट। 2 साल का आपका जो मिनिमम अमाउंट हुआ वो ये, प्लस आपकी जो पेनाल्टी हुई ये अमाउंट आपको पे करना है टू एक्टिवेट द अकाउंट।
तो ये बात हो गई आपकी पेनाल्टीज़ की। पेनाल्टीज़ दोनों में सेम है, बस मिनिमम अमाउंट का डिफरेंस है और कंडीशन भी सेम है। दोनों अकाउंट में आपको हर साल कुछ अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। फोर्थ पैरामीटर है टैक्स बेनिफिट्स। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता ही मिलता है। अब देखिए दोनों ट्रिपल ई कैटेगरी में आते हैं, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, एग्जेम्प्ट वाला कॉन्सेप्ट है। और दोनों में आपको 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 80C कि आप चाहें तो दोनों इन्वेस्टमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उस केस में ये मत सोचिएगा कि अगर आपने दोनों में पीपीएफ में भी 1.5 लाख जमा किए और सुकन्या समृद्धि योजना में भी 1.5 लाख जमा किए तो दोनों में आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो 80C की जो लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। आप दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो टैक्स बेनिफिट है वो आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ले सकते हैं। तो आप चाहें तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट उस केस में यूज़ कर लीजिए टैक्स बेनिफिट के लिए, या फिर आप चाहें तो पीपीएफ अकाउंट यूज़ कर लीजिए टैक्स बेनिफिट्स के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मान लीजिए पीपीएफ अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए जमा किए, ठीक है, पीपीएफ में आपने 1 लाख रुपए जमा किए और आपने सुकन्या समृद्धि योजना में 50,000 जमा किए, ठीक है। तो दोनों को मिला के जो 1.5 लाख का अमाउंट है उस केस में भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने सोचा कि सुकन्या समृद्धि योजना में भी आप 1 लाख रुपए जमा कर दे रहे हैं, तो उस केस में भाई देखिए आपको 1.5 लाख की ही लिमिट मिलेगी। तो वो आप देख लीजिए कि आपको जो 50,000 रुपीज़ है ना वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसमें आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलने वाली। अब पैरामीटर 5 है लोन फैसिलिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि जब बात आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तो हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी कंसिडर करना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रहा है तो हमें कंसिडर कर लेना चाहिए। अब देखिए लोन फैसिलिटी, पीपीएफ अकाउंट में लोन्स आप ले सकते हैं, अलग अलग टेन्योर पे उसमें लोन की फैसिलिटी है, बट सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप लोन ले ही नहीं सकते, लोन की फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। अब पीपीएफ अकाउंट में आप लोन कब कब ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने अभी 2024 में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया और 2025 में आप चले गए लोन लेने के लिए, ऐसा नहीं है। उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि ज़रूरत पड़ने पर किसी इमरजेंसी में आप लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 25% ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका सिर्फ और सिर्फ 25% का आप लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो आप मैक्सिमम 25,000 तक का लोन ले सकते हैं। और ये लोन आप कब ले सकते हैं, बिटवीन 4th and 6th ईयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया, 3 साल आपके हो गए हैं, तो जो 4th ईयर है और जो 5th ईयर है और जो 6th ईयर है, इसके बीच में आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास अप टू 25% ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। अब देखिए जो आप लोन लेते हैं पीपीएफ अकाउंट में, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 1% एक्स्ट्रा होगा आपके जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा। आपका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे आपको 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपके लोन पे। और इसमें एक ये चीज़ है, देखिए मान लीजिए कि अभी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.1%। अभी आपने मान लीजिए लोन लिया और आपको उस जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 8.1%। आपका पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा, लेकिन जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा फॉर द एंटायर टेन्योर ऑफ द लोन। अब हम पैरामीटर 6 देखते हैं। पैरामीटर 6 है प्री मैच्योर क्लोजर। अब देखिए दोनों में प्री मैच्योर क्लोजर की फैसिलिटी अवेलेबल है आफ्टर 5 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंडीशन या फिर मर्जी आई तो आपने ऐसे ही प्री मैच्योर क्लोज करा लिया, नहीं, उसकी कंडीशन है। सबसे पहला हायर एजुकेशन, दूसरा है क्रिटिकल इलनेस, तीसरा है चेंज इन अकाउंट होल्डर्स रेसिडेंसी स्टेटस। मान लीजिए आपने 5 साल अकाउंट को चलाया, आप इंडिया में थे, आप नॉर्मल रेसिडेंट थे, और 6ठे साल आप एनआरआई हो गए, तो उस केस में आपका जो अकाउंट है वो प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं आप। और प्री मैच्योर क्लोजर की 1% पेनाल्टी पड़ती है, मतलब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आपको 1% कम मिलेगा। 7.1 चल रहा है तो 6.1% आपको मिलेगा, 1% की पेनाल्टी होगी। सुकन्या समृद्धि योजना के केस में आप देखिए तो कंडीशंस क्या क्या हैं। डेथ ऑफ अकाउंट
अकाउंट होल्डर, जो बच्ची है आपकी उसकी मान लीजिए डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ गार्जियन, और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज टू अकाउंट होल्डर। पैरामीटर 7 है पार्शियल विड्रॉल। पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट दोनों में ही पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है। पीपीएफ के केस में आप 6th ईयर ऑनवर्ड्स पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं कुछ अमाउंट, और हर साल मतलब 6th ईयर ऑनवर्ड्स हर साल सिर्फ आप एक बार कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर। मान लीजिए 2024 में आपके पास पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो 2023 में आपका कितना अमाउंट था उसका सिर्फ और सिर्फ 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। और जो आपने पार्शियली विड्रॉ किया है अमाउंट, उस पर कोई टैक्स नहीं है और कोई रीज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी रीज़न से आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुकन्या समृद्धि योजना के केस में भी पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसकी 2 कंडीशन है। पहला तो ये कि जो अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर मतलब आपकी जो बेटी है उसने 10th पास कर लिया हो या फिर उसकी 18 ईयर्स की एज हो गई हो, और विड्रॉल की जो लिमिट है वो है 50% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो 5 लाख ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। और जो विड्रॉल है उसकी ये कंडीशन है कि या तो आप उसको लमसम विड्रॉ करिए, मतलब 5 लाख आप पूरा एक साथ विड्रॉ करिए, या फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पार्शियल विड्रॉल की एप्लीकेशन तो लगा दी पर आप उसको आराम से निकाल ही रहे हैं 10 साल तक, तो ऐसा नहीं करना है। आपको विदिन 5 ईयर्स जो भी अमाउंट है उसको विड्रॉ कर लेना है। और रीजंस 2 हो सकते हैं, एक तो बच्चे की मैरिज और दूसरा हायर एजुकेशन, और इसके लिए आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। और कोई भी रीजन हो उस केस में आप पार्शियली विड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम अपने लास्ट पैरामीटर को देखते हैं, पैरामीटर 8 एक्सटेंशन। पीपीएफ के केस में एक्सटेंशन अलाउड है और सुकन्या समृद्धि योजना के केस में एक्सटेंशन इज नॉट अलाउड। तो एक्सटेंशन का क्या मतलब हुआ ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपको टेन्योर तो पता है, पीपीएफ पर जो टेन्योर है वो है 15 साल। अब 15 साल के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि आप पूरा पैसा मैच्योरिटी पे निकाल दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप उसको एक ही बार 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। उसको 5 साल के लिए आपने एक्सटेंड किया, फिर वो मैच्योर हुआ, फिर आप उसको फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, फिर वो मैच्योर हुआ, फिर आपने उसको फर्दर 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आपका ये साइकिल चल सकती है अगर आप चाहें तो। अब ये 5 साल की जो एक्सटेंशन वाली बात है, इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि आप चाहें तो इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करें, मतलब जो 1.5 लाख की लिमिट है वो आप चाहें तो हर साल इन्वेस्ट करें, और चाहें तो इसमें विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन भी आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। अब ये देखिए जो 8 पैरामीटर्स है ना, उसमें आपने पूरी दोनों स्कीम समझ ली, किस में क्या होता है किस में क्या नहीं होता। आपको थोड़ी सी अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो पीपीएफ अकाउंट इज़ बेटर मेरे हिसाब से। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ये जो भी पैसा है वो सिर्फ आपकी बेटी के लिए है और आपकी बेटी के लिए आप सिर्फ उसकी मैरिज या फिर उसकी हायर एजुकेशन में ही यूज़ करेंगे, तो ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। अब आइए पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट दोनों का हम एक बार कैलकुलेटर देख लेते हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में हर साल आप 15 साल तक 1.5 लाख रुपए अगर जमा करते हैं तो अभी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 8.2%। तो आपकी जो 21 साल बाद जो मैच्योरिटी होगी वो होगी 69,27,578 रुपीज़। अगर सिर्फ कैलकुलेटर के बेस पे देखें तो जो दोनों में मैच्योरिटी वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो दोनों में डिफरेंस है वो है करीबन 28.5 लाख का। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई मजबूरी नहीं है कि आपको बीच में विड्रॉ करना पड़ सकता है या फिर आप इतने लंबे समय तक आप आराम से पैसे रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं एक जगह, तो मतलब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बेस्ट है आपकी गर्ल चाइल्ड के लिए। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, तो पीपीएफ अकाउंट आप देख सकते हैं। 8 पैरामीटर्स प्लस कैलकुलेटर, ये 9 पैरामीटर्स हो गए जिसके बेसिस पे मैंने कंपैरिजन दिखा दिया। और कंपैरिजन के बाद ये लग रहा है कि जो ये 28.5 लाख का जो डिफरेंस है वो मैटर करता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट इज़ बेटर फॉर योर गर्ल चाइल्ड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, तो पीपीएफ भी आप देख सकते हैं जब बात आती है गर्ल चाइल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ऐसा मुझे लगता है, और इसके बाद भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए।